रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया, जस्ट मुझे कंफर्म करना है। ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू सर अगेन। ओके, अच्छा देखो, कॉन्सेप्चुअल अकाउंट्स। हाँ सर, ये जो आज का अकाउंट क्लास है थर्सडे वाला, क्या है इसमें? इसमें हम लोग हमेशा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट वगैरह बिल्डअप करते हैं, बिकॉज अकाउंटेंसी एक ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना भी बहुत ज़रूरी है ना सर? क्या बोलते हो, कॉन्सेप्ट बिल्ड करना ज़रूरी है कि नहीं? अरे ज़रूरी है या नहीं? अरे कुछ तो बोलो। सर यस सर। तो बेसिकली ये थ्योरेटिकल एरिया आप बोल सकते हो, बट मोर देन थ्योरी दिस इज कॉन्सेप्चुअल। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, डिफरेंट काइंड ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, डिफरेंट काइंड ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है। जैसे आज का जो डिस्कशन जो लास्ट वीक का कंटिन्यूएशन होगा, जैसे इस पर्टिकुलर में हम लोग क्या कर रहे हैं सर कि अकाउंटिंग वैल्यूएशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जैसे मैं आप लोगों को लास्ट वीक बताया था कि हर चीज़ का एक वैल्यूएशन होता है कि नहीं होता? जैसे मानो कि जैसे मैं आपको इंश्योरेंस के थ्रू से बताया था कि कोई कंपनी कोई किसी आपका लाइफ का इंश्योरेंस करके देता है, किसी कार का इंश्योरेंस करके देता है, कोई प्रोडक्ट का इंश्योरेंस करके देता है ना। तो आप जब इंश्योरेंस करते हो, अगर मानो कि कुछ डैमेज होता है तो आप डैमेज क्लेम करते हो। हेल्थ इंश्योरेंस के केस में भी आप कुछ डैमेज होता है तो डैमेज क्लेम करते हो इंश्योरेंस कंपनी से। कहने का मतलब ये है कि जब भी इस तरह का कुछ भी क्लेम कोई करता है तो फिर कुछ तो वैल्यूएशन करता होगा। ऐसे नॉट जस्ट इन इंश्योरेंस, से फॉर एग्जांपल आपका एक बिजनेस है, ठीक है, आपके बिजनेस पे डिफरेंट काइंड ऑफ एसेट्स है, नॉट जस्ट इन बिजनेस, इवन इन आवर डे टू डे लाइफ, नॉन बिजनेस पर्पस ऑल्सो। वहां पर भी आप देखिएगा, सपोज आपका कोई एसेट्स है, उस एसेट को आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हो, सपोज सेल करना चाहते हो। आपने एसेट परचेस किया था आज से फॉर एग्जाम्पल 10 years बैक, तो 10 साल पहले जो एसेट आपने परचेस किया था उसको आप आज के डेट में क्या करना चाहते हो, सेल करना चाहते हो। ऐसा करते हैं कि नहीं करते हम लोग? एसेट परचेस करते हैं, फिर एसेट को बाद में सेल करते हैं। तो जब एसेट परचेस होगा, एसेट सेल होगा, तो क्या उसका वैल्यूएशन? हाँ बोलो। हाँ, गुड मॉर्निंग मन्ना, गुड मॉर्निंग। एसेट परचेस करना, एसेट सेल करना, इस पे वैल्यूएशन काम करता है कि नहीं करता? क्या बोलते हो सर, बोलो। वैल्यूएशन काम करता है कि नहीं करता है? यस सर, करता है। यस सर, यस। अच्छा अर्पिता, गुड मॉर्निंग अर्पिता। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। ओके, तो बेसिकली ये जो आज का डिस्कशन है, चलो मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ आप लोगों से। ये जो डिस्कशन लास्ट वीक से चल रहा है, ये प्रीवियस वीक थर्सडे को भी हम लोग इसी टॉपिक में स्टार्ट किए थे सर, कि अकाउंटिंग एज ए मेजरमेंट डिसिप्लिन, अकाउंट्स किस तरह से मेजरमेंट के लिए काम करता है और अकाउंट्स कैसे वैल्यूएशन के ऊपर काम करते हैं। तो मेजरमेंट के बारे में हम लोग डिटेल्स चर्चा लास्ट वीक किए थे। अगर किसी का मिस है तो प्लीज एक बार गो थ्रू कर लो सर प्रीवियस लेक्चर्स। ठीक है, मेजरमेंट डिसिप्लिन क्या है, आज मैं आपसे बात करूंगा सर अकाउंटिंग वैल्यूएशन प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, और साथ में अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के बारे में भी बताने का जरूर कोशिश करूंगा सर। बट मेन आज का चर्चा रहेगा सर वैल्यूएशन पे। वैल्यूएशन बहुत चीज़ है सर, जैसे रिसेंट ट्रेंड में वैल्यूएशन की अगर बात करूँ सर, अकाउंट्स का जो वैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट है, जैसे रिसेंटली मैंने स्टॉक मार्केट क्लास में सर स्टॉक का वैल्यू करना सिखा रहा था फंडामेंटल एनालिसिस में। मतलब जैसे मानो कि मार्केट में कोई कंपनी का स्टॉक या शेयर्स मार्केट में सेल होता है ना सर, मार्केट में शेयर, मार्केट में शेयर सेल होता है कंपनी का। क्या रे, आप लोगों में से बहुत लोग हो सर जो लोग स्टॉक मार्केट करते हो, मुझे पता है। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट में शेयर बाई करते हो, सेल करते हो। तो क्वेश्चन ऐसा है सर कि शेयर का दाम सही चल रहा है कि ज़्यादा चल रहा है कि कम चल रहा है, वो भी क्या हो गया सर, वैल्यूएशन हो गया ना। जैसे मानो शेयर से मुझे याद आया कि इसीलिए मैं आपको थोड़ा बता रहा हूँ। जैसे मानो शेयर के बारे में, जैसे मुझे कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने मेरे को पूछा था कि सर सोना BLW एक कंपनी है, या फिर डीमार्ट के बारे में पूछा था। तो सोना BLW ये एक आपका गियर मेकिंग कंपनी है बेसिकली। ठीक है, बेसिकली ये गाड़ी का जो गियर वगैरह होता है वो सब पार्ट्स बनाते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए एज वेल एज नॉर्मल व्हीकल्स के लिए। अब क्वेश्चन किसी ने मुझे 2-3 मंथ्स बैक मेरे को पूछा गया था, सर इसका वैल्यूएशन के बारे में क्या लगता है। तो बेसिकली आपको क्या करना होता है ना, फंडामेंटल में वैल्यूएशन करना सिखाया जाता है, जो अकाउंट्स का ही एक एक्सटेंडेड पार्ट है। ठीक है, अगर आपको अकाउंटेंसी अच्छे से समझ में आता है ना, तो फ्यूचर में जाके आप जब शेयर वैल्यूएशन वगैरह सीखोगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा कि ये आज ग्रुप 561 करके चल रहा है, क्या ये सही वैल्यूएशन है, या फिर आज से 3 महीना पहले जब इसका दाम 360 के आसपास चल रहा था, क्या वो सही वैल्यूएशन था, या फिर क्या ये ज्यादा ओवर प्राइस्ड है अभी,
क्या अंडर प्राइस्ड है अभी, ये सभी चीजें ना वैल्यूएशन कर किया जाता है। इसको हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू बोलते हैं नॉर्मली, बट अल्टीमेटली वैल्यूएशन तो है ना सब, ठीक है। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब ओरिजिनल वैल्यू कैलकुलेट करना। तो ऐसा ही चीजें हैं सर जो अकाउंट्स का बेसिक नॉलेज में मैं आपको बताऊंगा। ये कोई एडवांस लेवल डिस्कशन नहीं है, बेसिक लेवल डिस्कशन है। जो मैं स्टॉक मार्केट के बारे में बात कर रहा था, ये सब थोड़ा सा इंश्योरेंस क्लेम के बारे में बात कर रहा है, ये सब थोड़ा एडवांस लेवल वैल्यूएशंस के बारे में मैंने बात कर ली आप लोगों से। मतलब आगे आगे जब और आप लोग डेप्थ में जाओगे ना, तो इंश्योरेंस अकाउंट्स करोगे, ठीक है, स्टॉक मार्केट में वैल्यूएशन सीखोगे, तो आपको काम आएगा। लेकिन इसका बेसिक्स चालू होता है आपका ये जो बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स है यहाँ से, ठीक है। तो सर एक चीज तो आप लोग जानते हो, अगर घर का पिलर अच्छा है, क्या बोलते हो सर, अगर घर का पिलर सही है तो घर तंदुरुस्त है, अगर घर का पिलर ही खराब है तो फिर क्या हो जाएगा, घर गिर जाएगा ना रे। एक अच्छा बिल्डिंग किसके भरोसे टिका रहता है, ऑब्वियसली उसके पिलर के भरोसे। एक ब्रिज किसके भरोसे टिका रहता है, पिलर के भरोसे। तो अगर पिलर ही खराब हो जाए तो फिर गिर जाओगे। इसीलिए बेसिक्स को हमेशा इग्नोर नहीं, हमेशा इंपॉर्टेंस देना है, ठीक है। बहुत लोग ना ये सब चीजों को ना इंपॉर्टेंस नहीं देता, सिर्फ उनको क्या लगता है बड़ा बड़ा क्वेश्चन करेंगे तो शायद कुछ खास कर लिया जिंदगी में। मतलब पीपल फील, मतलब स्टूडेंट्स का ऐसा फीलिंग है, मैं देखा बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा, कुछ बड़ा क्वेश्चन करा दो जो प्रीवियस ईयर्स में आया है, ऐसा करा दो। कभी किताब का स्टार्टिंग पार्ट है, इंट्रोडक्टरी एरिया है, कभी नहीं पढ़ना चाहते, बिकॉज उनसे सवाल थोड़ी ना पूछते। लेकिन सीखने के लिए आपको बेसिक चीजें जानना जरूरी है। लेकिन सर यहाँ से सवाल पूछते हैं, ठीक है, ये प्रोफेशनल लेवल है, मैं नॉर्मल बचपन वाला बात कर रहा हूँ। तो बेसिक से क्वेश्चन होता है, बट फिर भी सबको लगता है कि नहीं ये सब करके क्या होगा, एक बड़ा सा क्वेश्चन करा दो हो जाएगा। कोई बात नहीं सर, ये बड़ा सा क्वेश्चन जो भी बनता है ना, उसके पीछे एक्चुअली बैकग्राउंड में ये सब छोटा मोटा कॉन्सेप्ट ही धीरे धीरे उसको बनाते हैं, ठीक है। तो एस्टिमेशन एलिमेंट्स ऑफ मेजरमेंट में हम लोगों ने देखा सर कि लास्ट वीक कि इसमें किसी भी एसेट्स का बात करो, बिजनेस का बात करो, इसमें सबसे पहले तो सर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स था, ठीक है, ये सब डिस्कस कर लिया था लास्ट वीक। सिलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड्स और स्केल, एवेल्युएशन ऑफ डायमेंशन ऑफ मेजरमेंट स्टैंडर्ड्स और स्केल, एंड ये चर्चा लास्ट वीक हुआ था कि क्या आइडेंटिफिकेशन ऑब्जेक्ट क्या होगा, सिलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड स्केल क्या होगा, इवेल्युएशन ऑफ डायमेंशन ऑफ मेजरमेंट एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ स्केल क्या होगा। ये लास्ट वीक का चर्चा था। आज का चर्चा रहेगा सर वैल्यूएशन प्रिंसिपल, अकाउंटिंग को कैसे आप वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स में काम कराओगे, ठीक है। जैसे जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट एरिया भी है सर, क्या हो गया, ओके, जैसे हिस्टोरिकल कॉस्ट, जैसे करेंट कॉस्ट, जैसे रियलाइजेबल वैल्यू, जैसे कि प्रेजेंट वैल्यू। इसमें से कुछ चीजें जो लोग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट वाला क्लास किया था उनको जरूर याद होगा। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स का भी एक क्लास हम लोगों ने किया था इससे पहले, वहाँ पर भी इससे पहले ये चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है, कुछ कुछ बातें हुआ था। आज थोड़ा सा अलग लेवल में बात करूंगा, बट ऑलमोस्ट ये करेंट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होता है, ये सब बातें अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स वाला चैप्टर्स में भी किया जाता है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस, ठीक है, वहाँ पर भी इसके बारे में डिस्कस हुआ था। कोई बात नहीं सर, आज एक अलग लेवल में वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स के कॉन्सेप्ट में बात करेंगे, ठीक है। ऐसे प्रिंसिपल तो ये भी है, ठीक है, तो थोड़ा और डिटेल्स में चलेंगे। सर समझ में आ रहा है, अरे समझ में आ रहा है, यस और नो? यस सर। यस सर। ओके सर, चलो देखते हैं कि क्या है ये वैल्यूएशन प्रिंसिपल, ठीक है। अगर आपका अकाउंटिंग वैल्यू समझ में आ जाए तो आप बहुत सारा चीज़ों का वैल्यूएशन बाद में समझ सकते हो। जैसे कि मैंने बताया ना सर, कंपनी का वैल्यू करना, बिजनेस का वैल्यू करना, इंश्योरेंस का वैल्यू करना, शेयर का वैल्यू करना, ये सभी चीज़ें बाद में आपको धीरे धीरे एडवांस लेवल में समझ में आएगा। जितना आप कॉमर्स के साथ कनेक्ट रहोगे उतना कॉमर्स आपको देता जाएगा सर। कॉमर्स कभी किसी को मतलब धोखा नहीं देता। अगर आपका कॉमर्स एंड फाइनेंस का सेंस अच्छा है तो आपका फाइनेंशियल एरिया भी हमेशा मजबूत रहने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है। तो सर देयर आर 4 जनरली एक्सेप्टेड मेजरमेंट बेसिस ऑन वैल्यूएशन प्रिंसिपल। वैल्यूएशन प्रिंसिपल के ऊपर बेस करके देयर आर मेनली 4 जनरली एक्सेप्टेड मेजरमेंट है, जिसको हिस्टोरिकल कॉस्ट के नाम से एक जाना जाता है, करेंट कॉस्ट के नाम से भी जाना जाता है, रियलाइजेबल वैल्यू के नाम से भी जाना जाता है, एंड प्रेजेंट वैल्यू के नाम से भी जाना जाता है। इसमें से सबसे हॉट टॉपिक कौन सा जानते हो? प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट। प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट, अब बात समझो सर, प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट बहुत गजब का कॉन्सेप्ट है, बट इसके मतलब ये नहीं कि प्रेजेंट समझना है तो क्या हिस्ट्री को भूल जाएंगे सर? हाँ, हिस्टोरिकल कॉस्ट को भी समझना पड़ेगा, करेंट कॉस्ट को भी समझना पड़ेगा,
रियलाइजेबल वैल्यू को भी समझना पड़ेगा एंड प्रेजेंट वैल्यू को भी समझना पड़ेगा, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू तो सबसे हॉट टॉपिक है, डिस्कस करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू तक तो पहुंचना ही है, बट बिफोर दैट वी मस्ट अंडरस्टैंड हिस्टोरिकल एरिया, करेंट कॉस्ट, रियलाइजेबल वैल्यू। तो चलो सर धीरे धीरे बढ़ते हैं आगे। हाँ, कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से समझते हैं सर, ठीक है, आराम से समझते हैं। समझना आराम से होना चाहिए और यूज जल्दबाजी में कुछ नहीं होना चाहिए, यूज मतलब सोच समझ के। अच्छा, तो लेट अस डिस्कस दिस प्रिंसिपल्स इन डिटेल। हिस्टोरिकल कॉस्ट, व्हाट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट? बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। जैसे मानो कि अगर मैं आपको पूछता हूँ कि भाई कोई एसेट्स है आपके घर पे, सपोज एक लैंड है, ठीक है, कितने दिन पहले खरीदा था, से फॉर एग्जांपल आपने 20 ईयर्स बैक आपके पापा ने या फिर आपके दादाजी ने या फिर कोई भी आपके लिए आपके फैमिली के लिए परचेज करके रखा था, तो 20 ईयर्स बैक लैंड का क्या कॉस्ट था? हिस्टोरिकल कॉस्ट। सिंपल बात है ना सर। चलो देखते हैं किताब क्या बताते हैं। इट मीन्स एक्विजिशन प्राइस। फॉर एग्जाम्पल, द बिजनेसमैन पेड 7 लाख to purchase the machine and spend 1 lakh on its installation. Its acquisition price including installation charges is 8 lakh. Historical cost of machine would be 8 lakh. मतलब ये थोड़ा सा कुछ एडिशन करके बता दिया। जैसे लैंड के केस में भी बोल सकते हो, ठीक है, बट यहाँ पर लैंड को छोड़ते हैं 2 मिनट के लिए। बिजनेसमैन है, उसने एक मशीन परचेज किया था। अरे बिजनेसमैन को कितना तरह का मशीन चाहिए होता है। मशीन का वैल्यू था 7 लाख एक्चुअल में, लेकिन मशीन जब इंस्टॉल करने के लिए मैकेनिक को बुलाया गया, ठीक है, तो मैकेनिक आया, इंस्टॉलेशन किया, तो उसने और 1 लाख रुपीज चार्ज कर लिया, डिफरेंट काइंड ऑफ, ठीक है। तो 7 लाख प्लस 1 लाख ऐड करोगे कि ये 1 लाख को ऐड नहीं करोगे मशीन के प्राइस के साथ? मशीन का जो कॉस्ट है आपके लिए ऐड करेंगे। ऐड करोगे ना। जैसे मानो आपने एसी खरीद के लाया 40,000 का, ठीक है, एक एयर कंडीशन मशीन खरीद के लाया मार्केट से 40,000 का। तो एयर कंडीशन मशीन का क्या है, अगर कंपनी बोल देता है सर इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन चार्जेस, मतलब समझ लो कि मशीन का प्राइस 35,000 का था या 38,000 का था, इंस्टॉलेशन चार्जेस 2,000 का है, समझ के चलो सर। बिकॉज जो मैकेनिक को आपके घर में भेजेगा ना सर, जो मैकेनिक को आपके घर में भेजेगा उसको तो पेमेंट करेगा कंपनी। अरे कंपनी का सर्विस सेंटर्स वगैरह होता है, जो भी कंपनी आपका एसी यूज करो, ठीक है, तो मैकेनिक भेजेगा आपके घर में। टीवी एसी ये सब के केस में इंस्टॉलेशन के लिए आपके घर में जरूर भेजते हैं, टीवी फ्रिज एसी के केस में, या फिर ऐसे ही आ जाते हैं और आप खुद ही इंस्टॉल कर लेते हो। क्या करते हो सर? टीवी एसी फ्रिज वगैरह कंपनी मशीन इंस्टॉल करने के लिए घर में भेजता है कि नहीं भेजता है मैकेनिक? अरे हाँ, आदमी भेजता है ना। तो एग्जैक्टली तो वो उस आदमी को पेमेंट तो कंपनी करेगा, तो वो इंस्टॉलेशन चार्जेस इंक्लूड करके अगर आपको बताता है तो शायद आपको समझ में नहीं आता, बट वो अल्टीमेटली इंस्टॉलेशन चार्जेस इंक्लूड करके देता है। लेकिन मानो कि आपने मशीन खरीद के ला दिया, ठीक है, आप मशीन खरीद के ला लिए, 40,000 का मशीन है, बट अभी आप घर पे आके देख रहे हो भाई मेरे से तो इंस्टॉलेशन नहीं होगा। फिर पहले जमाने में ऐसा होता था सर, लोकल मिस्त्री होता था, लोकल मिस्त्री को बुलाया जाता था और लोकल मिस्त्री आके उसको क्या करता था सर, इंस्टॉल करता था। मिस्त्री उसके लिए 2,000 1,500 जो भी चार्जेस है वो आपसे लेता था। तो आपका मशीन का जो कॉस्ट है, क्या इंस्टॉलेशन चार्जेस इंक्लूड करोगे ना उसके अंदर? 40,000 का एसी, 2,000 का इंस्टॉलेशन, तो एक्चुअली आपका 42,000 का खर्चा है। एक्चुअली आपका कॉस्टिंग है 42,000 का, 42,000 का। डोंट से कि 40,000 का एसी है, आपको यही कहना चाहिए एसी का एक्चुअल प्राइस 42,000 का है। जैसे गाड़ी खरीदना है, आप एक कार परचेस करते हो, कार का प्राइस है 4 लाख, ठीक है, बट रोड में लाने के लिए कार को रोड में लाने के लिए आपका कुछ कागज का खर्चा करना पड़ता है, पेपर्स का। कितना खर्चा पड़ जाता है मोटा मोटी, किसको आइडिया है? ऑन रोड लाने के लिए जो लाइसेंस वगैरह जो भी, हाँ 60,000 60,000, हाँ चलो 60,000। तो क्या बोलोगे, ऑन रोड प्राइस एक अलग से बोला जाता है ना सर, ऑन रोड प्राइस। हाँ, एक होता है शोरूम प्राइस, एक होता है ऑन रोड प्राइस। तो 4 लाख हो गया आपका शोरूम का कॉस्ट, और 60,000 मिला के आपका हो गया ऑन रोड कॉस्ट। तो आपको एक्चुअली गाड़ी आपके लिए एक्चुअली कौन सा है, कितना एक्चुअली आपके लिए कितना गाड़ी का कॉस्ट पड़ेगा? 4,60,000। बिकॉज 4 लाख का मशीन शोरूम से लेके आपने घर में किया, सजा के रख दोगे क्या शोपीस की तरह? हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं, गाड़ी खरीदते हैं लोगों को दिखाने के लिए, ऐसे भी देखा मैंने, ठीक है, अपने घर में लाया और गैरेज में स्टोर करके रख दिया, गाड़ी निकालते ही नहीं है कभी भी। कोई अगर पड़ोस में कभी मांग भी लिया तो भी नहीं देता, उसके गाड़ी में खरोच आ जाएगा। हाँ, अरे भाई गाड़ी खरीदा है चलाने के लिए, दे दो भाई लोगों को। हाँ, अगर खुद नहीं चलाते हो तो कई कबार पड़ोसी को भी दे दो, कहीं जा रहा है कम से कम भाड़ा तो वो तेल तो वो भरेगा, तुमको क्या है, नहीं मेरा गाड़ी खराब हो जाएगा। अरे भाई क्या ऑन रोड नहीं चाहिए, सिर्फ शोरूम वाला चाहिए? तो फिर शोरूम का ही ले और अपने घर में भी शोरूम बना के रख लो।
ऐसे भी लोग मैंने देखा, आप लोगों ने देखा सर ऐसा लोग? हाँ, नहीं देखा क्या? मैंने तो देखा है सर। ठीक है, गाड़ी परचेस करके अपने घर में रख लिया चुपचाप, कभी निकालता ही नहीं है गाड़ी को, जो भी हो। बात समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो यहाँ पर हिस्टोरिकल कॉस्ट्स में आपको और क्या समझना पड़ेगा? तो ये बात तो आपको समझ में आ गया कि एक्विजिशन कॉस्ट के अंदर इंस्टॉलेशन चार्जेस भी आ जाता है। अब आगे बात करते हैं, अभी भी हिस्टोरिकल के कुछ समझ में नहीं आया, अभी तो बस बात आगे बढ़ रहा है सर। अकॉर्डिंग टू दिस बेस, एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट एन अमाउंट ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट। एसेट का जब भी हम लोग बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं, कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? एसेट का डेटा कहाँ रहता है सर? किसी भी बिजनेस का एसेट का डेटा रहता है उसके बैलेंस शीट में, है ना सर? मैं आप लोगों को कंपनी का भी अकाउंट्स ओपन करके दिखाता रहता हूँ ना सर, स्टॉक मार्केट वाला। हाँ, जो वैल्यूएशंस नॉर्मली मैं स्टॉक मार्केट क्लास में करता रहता हूँ, मैं आप लोगों को भी दिखाता रहता हूँ। ऐसे आप लोग थोड़ा छोटे हो, कोई कोई इतना समझ नहीं है सबको, बट फिर भी मुझे लगता है कि हाँ चलो यार दिखा देते हैं, क्योंकि इतना भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि नहीं समझ में आएगा। ठीक है, जैसे मानो कि सोना BLW का दिखा रहा था, या डी मार्ट का, चलो देखते हैं डी मार्ट। टिकट टैप कर लेते हैं। आपको कंपनी का बैलेंस शीट में जाते हैं और वहाँ पर कंपनी का क्या दिखाएंगे आपको? कंपनी का बैलेंस शीट वगैरह। रिलायंस का भी देख सकते हो, जो मर्जी देख लो यार। एवेन्यू सुपरमार्ट के नाम पे डी मार्ट चलता है, राधा कृष्णन दवानी का कंपनी है, गजब का कंपनी है। इसके बारे में इसको याद होगा अपने स्नेहाशीष को। स्नेहाशीष क्लास में था तू, मुझे याद है 2700 चल रहा था, आई थिंक 4 मंथ बैक। আরে আচ্ছা ছিলাম তখন এটা কত চলছে দেখ। 4290। बस अब আর কিছু বলার আছে বল। सॉलिड एनालिसिस था क्लास का हम लोग का, है ना? अच्छा देखो, ठीक है चलो देखो सर, फाइनेंशियल्स पे आ गए। आपको बैलेंस शीट दिख रहा होगा, ये एक्चुअली बैलेंस शीट फॉर्मेट नहीं है, बैलेंस शीट का এটাও ভালো समरी है। আসছে, কানাডা ব্যাংক বলেছিলে हाँ वो भी, यस सर। ওটাও আসছে। अरे और भी बहुत सारा है, वो छोड़ना, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को अकाउंट्स के साथ कनेक्ट करना है। अब वो मैटर देखो, जैसे ये डीमार्ट जो है सर, एक्चुअली बिग बाजार टाइप का बिजनेस करता है। बिग बाजार तो लूट गया, पर डीमार्ट सर अपने आप को बड़ा, मतलब बड़ा ही डेवलप कर रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये बैलेंस शीट का समरी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लास्ट कुछ ईयर का डेटा मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ 2021 से आपको डेटा शो करेगा। ठीक है, लास्ट 10-12 साल का डेटा आपको मिल जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको कंपनी का एसेट्स देखना है, तो आप कहाँ देखते हो? यहाँ पर देखते हो, ये देखो कंपनी का करंट एसेट्स का डेटा। अब इसका और डिटेल्स देखना है ना कि भाई करंट एसेट क्या है। ठीक है, करंट एसेट्स में क्या क्या है, तो आपको यहाँ पर ये देखो। ठीक है, करंट एसेट्स का और डेटा आ गया, लोन्स, एडवांसेस, नेट प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, ये सब क्या हो गया सर? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, डिफर्ड टैक्स एसेट्स, ये सब एसेट्स हो गए। ये सब बैलेंस शीट आइटम है सर, जो आप लोगों को आगे आगे फाइनल अकाउंट्स में सिखाया भी जाएगा, जो लोग अभी तक फाइनल अकाउंट्स नहीं किए होंगे। कंपनी अकाउंट जब करोगे तो उसमें भी अलग से सिखाया जाएगा। ये सब एक्चुअली कंपनी अकाउंट्स के हिसाब से बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, बट अल्टीमेटली बिजनेस के लिए एसेट्स आपको समझ में आ रहा है। फिर आ जाता है सर आपका नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स के अलावा आपको नॉन करंट मतलब लॉन्ग टर्म एसेट्स आ जाता है। लॉन्ग टर्म के अंदर आपका आ जाता है, देखो सर ये कंपनी का पूरा एसेट का डिटेल्स देके रखा है। तो ये सब एसेट का डिटेल्स वगैरह क्या हुआ? वैल्यू करके रखा गया ना, या फिर मन मर्जी रख दिया? कुछ तो वैल्यूएशन किया होगा, अरे या मन मर्जी रख दिया? हाँ सर, ऑब्वियसली कुछ तो वैल्यू होगा सर, वैल्यू करके। ऑब्वियसली। तो वही वैल्यूएशन के बारे में तो बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो बैकग्राउंड तो आपको समझ में आ ही रहा है कि क्या कहने का मतलब है। तो अकॉर्डिंग टू दिस बेस, एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट एन अमाउंट ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट पेड एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन। ओके, जब एसेट को एक्विज किया जाता है, मतलब अपने एक्विज का मतलब क्या होता है सर? कोई भी एसेट्स को अपने अधिकार में लेना। अधिकार समझते हो ना सर? अरे अधिकार मतलब सपोज एक जमीन है, आप परचेस कर लिया, तो बेसिकली परचेस कर लिया मतलब आपने अधिकार में ला दिया। ठीक है, एसेट्स अपने अधिकार में आ गया, मतलब अभी इसमें तुझे तो सिर्फ मेरा हक है, मतलब इस एसेट पे अभी आपका हक आ जाता है, तो हक खरीदना पड़ता है। ठीक है, तो उस हक का ही बात कर रहे हैं यहाँ पर। लाइबिलिटीज आर रिकॉर्डेड सेम टू सेम, जैसे एसेट्स का बात कर लिया वैसे लाइबिलिटीज भी होता है। लाइबिलिटीज आर रिकॉर्डेड एट द अमाउंट ऑफ प्रोसीड्स रिसीव्ड इन एक्सचेंज फॉर द ऑब्लिगेशन। अब लाइबिलिटी क्या है आपका? लाइबिलिटी आपका ऑब्लिगेशन है। लाइबिलिटी आपको रीपे करना पड़ता है ना सर? लाइबिलिटी आपको पे करना पड़ता है, जो आप मार्केट से लोन वगैरह लिए हो, आपको उसके बदले में पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे ये देखो सर, ये मैंने एसेट्स दिखाया आपको, तो आपको यहाँ पर लाइबिलिटी भी दिखेगा।
दिख रहा है सर? करंट लायबिलिटीज एंड नॉन करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट के साथ साथ आपको लायबिलिटीज भी दिखेगा, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों, ठीक है। ये देखो सर, करंट लायबिलिटीज में क्या शो कर रहा है, ठीक है, कंपनी का रिसेंट जो लायबिलिटीज है 1105 करोड़ का लायबिलिटीज दिख रहा है। लास्ट ईयर थोड़ा और कम था, उससे पहले ईयर में थोड़ा और ज्यादा था, ठीक है। ये सबसे एनालिसिस निकलते हैं। अभी मुझे एनालिसिस नहीं करना है, मैं बस आपका अकाउंट्स का यूज बता रहा हूँ कि रियल लाइफ में अकाउंट्स का यूज कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। ये जो वैल्यूएशंस हम लोग करते हैं एसेट्स का, मतलब आपका लायबिलिटी का, जब आप लोग ऑडिट करोगे ना सर, ऑडिट करने के टाइम पे मतलब ऑडिट पढ़ोगे भी और ऑडिट करोगे भी, चाहे आप सीए बनो, सीए में बनो या सीएस बनो, ऑडिट सबको करना पड़ता है। हाँ ऑब्वियसली सबसे ज्यादा ऑडिट का काम जिसको मिलता है वो चार्टर्ड अकाउंट को ही मिलता है, ठीक है। मतलब मेनली जो ऑडिट है वो चार्टर्ड करता है, बट कॉस्ट ऑडिट सीए में कर सकता है, सेक्रेटरियल ऑडिट सीएस करता है, बट जो मेन फाइनेंशियल ऑडिट है वो सीए के पास ही सबसे ज्यादा पावर है सर, ठीक है। अब पॉइंट इज दैट कि जब आप ऑडिट करने जाओगे ना तब भी आपको ये वैल्यूएशन समझना पड़ेगा, बिकॉज कंपनी एसेट्स का वैल्यू कम करके शो कर रहा है कि ज्यादा करके शो कर रहा है, ठीक है। ज्यादा क्यों कर सकता है? शेयर होल्डर को लुभाने के लिए कि देखो भाई मेरे पास कितना एसेट्स है, आपका पैसा डूबेगा नहीं, बिकॉज मेरे पास इतना एसेट्स है ना, तो आप एकदम फील फ्री होके इन्वेस्ट कर सकते हो। आप लोगों को बात मेरा समझ में आ रहा है कि कंपनी अपना एसेट्स का वैल्यू ज्यादा करके भी शो कर सकता है, मतलब ये गलत बात है, आपको जेन्युइन वैल्यूएशन करना है। तो कंपनी इस तरह का कर लेता है मार्केट में, तो ऑडिटर जाके पकड़ लेता है। ऑडिटर का काम ही होता है, ऑडिट का मतलब सर आप लोग ऑडिट के बारे में सुने होंगे ना, अरे कि ऑडिटर ऑडिट करने जाता है, नॉर्मली जो चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस होते हैं यही ऑडिटर होता है सर, गवर्नमेंट ऑडिटर होता है, सीएजी बोलते हैं उनको। आप लोग भी उसका एग्जाम क्रैक कर सकते हो, ये सीए वगैरह करने के साथ साथ भी या करने के बाद भी। गवर्नमेंट ऑडिटर्स का गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिट करता है। अरे सर सुना है कि नहीं सुना ये सब बातें, या फिर फर्स्ट टाइम सुन रहे हो? यस सर, सुने। सुने हैं? वेरी गुड सर। नहीं सुने हो तो कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम भी सुन रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट समझा करो, ठीक है। तो गवर्नमेंट जब ऑडिट करने, गवर्नमेंट कंपनी में गवर्नमेंट ऑडिटर जाते हैं, बाकी प्राइवेट कंपनी गवर्नमेंट कंपनी में चार्टर्ड अकाउंटेंट तो हर जगह में, और सीएजी के मैक्सिमम मेंबर्स चार्टर्ड ही होते हैं, ठीक है। चार्टर्ड कंप्लीट करके उन्होंने गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करके सीएजी में बन जाते हैं। इनको फुल फॉर्म बोलते हैं सर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो चलो ये सब चर्चा बाद में होगा, आप लोग आगे आगे तो ये सब चीज जानोगे ही। पॉइंट इज वेरी सिंपल सर कि आप जब उस टाइम पे भी जाओगे ना तो एसेट्स लायबिलिटी का वैल्यूएशन करना आपको सीखना पड़ेगा। तो यही चीज आप अकाउंट जितना डेवलप करोगे ऑडिट भी उतना अच्छे से कर पाओगे, बस और कुछ नहीं। अच्छा तो आगे बात बढ़ाते हैं सर। तो liabilities are recorded at the amount of proceeds received in exchange for obligations. In some circumstances, a liability is recorded at the amount of cash or cash equivalent expected to be paid to satisfy it in the normal course of business. अच्छा, when one Mr. X, a businessman, takes 5 lakh loan from a bank. ध्यान से सुनिएगा केस को, ठीक है, ध्यान से केस को सुनिएगा। Mr. X, a businessman, takes a 5 lakh loan from a bank at the rate 10% interest per annum. It is to be recorded at the amount of proceeds received in exchange for the obligation. Here, the obligation is the repayment of loan as well as payment of interest at the agreed rate. लोन भी रीपे करना है, मतलब 5 लाख का जो लोन आपने लिया वो तो रीपे करना ही है, साथ में आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा 10% का। ये 10% का इंटरेस्ट बैंक का क्या है सर? बैंक का अर्निंग है, बैंक का इनकम है, आपको रीपे करना है। बट आपको तो रीपे दोनों करना है, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ इंटरेस्ट पे करेंगे और प्रिंसिपल को भूल जाएंगे। अरे दोनों पेमेंट करना है ना, 5 लाख भी पेमेंट करोगे, साथ में 10% इंटरेस्ट भी तो दोगे। हाँ सर, अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। यस सर। Yes, sir. यस सर। तो बेसिकली आपका दोनों ऑब्लिगेशन है। अमाउंट ऑफ प्रोसीड रिसीव्ड इन एक्सचेंज ऑफ फॉर द ऑब्लिगेशन, हियर ऑब्लिगेशन इज द रीपेमेंट ऑफ लोन एज वेल एज इंटरेस्ट एट एन एग्रीड रेट ऑफ दैट इज 10%। प्रोसीड्स रिसीव्ड आर 5 लाख, ठीक है, प्रोसीड्स रिसीव्ड आर 5 लाख एंड 10% का इंटरेस्ट। इट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शंस। ये जो ट्रांजैक्शंस की अभी बात हो रहा है ना सर, ये हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शंस है। टेक अनदर केस ऑफ रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स लायबिलिटी। यू नो एवरी इंडिविजुअल हैज टू पे इनकम टैक्स। हर एक इंसान को जो भी इनकम करते हैं उसको इनकम टैक्स पेमेंट करना पड़ता है। ऑब्वियसली थोड़ा लिमिटेशंस है, अगर उनका सर्टेन मिनिमम लिमिट क्रॉस करता है तो, जैसे यहाँ पर भी लिखा है हिज इनकम इफ इट एक्सीड सर्टेन मिनिमम लिमिट। कोई बता सकता है सर क्या कितना लिमिट क्रॉस करने से इनकम टैक्स देना पड़ता है? कितना इनकम एनुअली करने से टैक्स पेमेंट करने के लिए आपको पेमेंट का बात आ जाता है? हाँ बोलो। 5 लाख। 5 लाख मार खाएगा? कौन कौन मार खाएगा बोलो? 3 लाख सर। 3 लाख और मार खाएगा?
सर 5 लाख ये भाव 5 लाख अबव डबल थप्पड़। ठीक से बोल, कॉमन सेंस भी थोड़ा बहुत स्ट्रांग किया कर। सर हम लोग टैक्स नहीं पढ़े तो क्या करें? समझ सकता हूँ आप लोग टैक्स नहीं पढ़े, बट आजकल ये सब चीजें जनरल नॉलेज की तरह हो गया। बोलो सर, कोई बताए तो सर, कोई तो बताए कि कितना अमाउंट इनकम करने से आपको गवर्नमेंट को टैक्स भरना पड़ता है? सर 7 लाख 7 लाख? अरे बाप, नहीं सर। 2.5 থেকে তো স্যার স্ল্যাবিং থাকে তো। हाँ तो 2.5 लाख ही बोलना चाहिए था ना तेरे को। हाँ, गूगल करके निकाला क्या? हाँ নয় বাবা, 2.5 যদি স্ল্যাবিং থাকে নীল থাকে তো। अप टू 2,50,000 तक नील है, ठीक है? अप टू 2,50,000 तक नील है अगर आपका एज बिलो 60 है तो, ठीक है? बिलो 60 ईयर, ऐसे लोगों का संख्या ज्यादा है सर। नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन आवर कंट्री ऑब्वियसली इतना 60 के नीचे का लोग ही ज्यादा होगा। ग्रेटर देन 60 टू 80, इसके लिए इनको सीनियर सिटीजन कहते हैं। इनके लिए लिमिट जो है वो 3 लाख है, ठीक है? मतलब कोई बोलेगा सर मैं तो 3 लाख बोला था, बट सर 3 लाख सही आंसर नहीं है। 3 लाख इज फॉर सीनियर सिटीजन, ओके? एंड ग्रेटर देन 80 ईयर, दैट इज सुपर सीनियर सिटीजन, इनके लिए लिमिट है 5 लाख। ये भी कोई कोई बोल रहा था, बट 5 लाख इज फॉर सुपर सीनियर सिटीजन। दिस इज फॉर सीनियर सिटीजन कि अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो फिर आपको 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना है। 3 लाख के ऊपर जाने से टैक्स पेमेंट करना होगा या रिटर्न फाइल करना होगा, ठीक है? ऐसे अगर आप मुझे पूछोगे सर 5 लाख तक भी इनकम हो जाए ना किसी के एनुअली, तो भी उसको सरकार को कोई टैक्स पेमेंट नहीं करना पड़ता है। मतलब ऐसा प्रोविजन है, रिबेट वगैरह दिया जाता है। आगे आगे पढ़ोगे सर, जब इनकम टैक्स पढ़ोगे इंटरमीडिएट लेवल में आओगे तो इनकम टैक्स में आपको सिखाया जाएगा 87A का यूज होता है, ठीक है? तो अभी वो सब छोड़ो। तो 3 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है अगर आपका एज 60 से ज्यादा और 80 से कम है। अगर आपका एज 80 से ज्यादा है और अगर आप 5 लाख एनुअल इनकम करते हो तो अप टू 5 लाख नो टैक्स, मतलब ग्रेटर देन 5 लाख टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है? लेकिन अगर आपको नॉर्मली कोई पूछे कि भाई सर बेसिक लिमिट क्या है, तो आपका जवाब यही होगा सर अप टू 2,50,000, बिकॉज ये ज्यादातर केस में ही होता है, बिकॉज बिलो 60 में ज्यादा लोग होते हैं। तो आपका नॉर्मल जवाब 2,50,000 होना चाहिए था, और बाकी ये 3 लाख और 5 लाख तो थोड़ा सा अलग मतलब एज ग्रुप के लिए बना हुआ है। तो अप टू 2,50,000 नील, ग्रेटर देन 2,50,000 टू 5 लाख आपको एट द रेट 5% के हिसाब से स्लैब देना होता है। इसका अमाउंट हो जाता है ऑलमोस्ट 12,500 के आसपास। अगर आपका इनकम 5 लाख क्रॉस करे टू 10 लाख तक जाए, ठीक है, तो आपको 20% के स्लैब के हिसाब से पेमेंट करना होता है, जिसका हिसाब ऑलमोस्ट 1 लाख हो जाता है। अगर आपका इनकम 10 लाख भी क्रॉस कर जाए, 10 लाख टू से फॉर एग्जांपल 12 लाख तक, तो फिर 10 से 12 लाख का डिफरेंस कितना हो गया? 2 लाख। 2 लाख का इसके मतलब अगर इनकम 10 लाख क्रॉस कर जाए तो आपको एक्चुअली 30% टैक्स देना पड़ता है। 10 लाख से ज्यादा जितना होगा 30%, बट हाँ 50 लाख क्रॉस करने से एक्स्ट्रा टैक्स भी देना पड़ता है, जिसको सरचार्ज भी बोलते हैं, ठीक है? तो मैंने यहाँ पर मान लिया कि इस इंसान ने कितना इनकम किया सर एनुअली 12 लाख, तो 12 लाख में कितना टैक्स भरना पड़ेगा? 2 लाख का 30% मतलब 60,000, ठीक है? तो 1,60,000 और 12,500 कितना हो गया? 1,72,500। इसके ऊपर ऐड हो जाता है सर 4% का एडू एंड हेल्थ सेस। एडू एंड हेल्थ सेस ये स्टैंडर्ड रेट है। बात 1,72,500 का 4% कितना हो जाए, कोई बताए मुझे? कौन बताएगा, जल्दी बोलो। 172,500 का 4% 6,900 6,900 प्लस इक्वल्स टू मारो कितना हो गया? 179,400, है ना? तो ये आपका क्या हो गया? दिस इज योर टैक्स लायबिलिटी, ठीक है? तो अगर आप एनुअली 12 लाख इनकम करते हो, ठीक है, ये मैंने 12 लाख ऐसे ही रैंडमली पकड़ा। अब 12 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? लेकिन लिमिट क्या है? अगर आपका लिमिट 2.5 लाख तक है, अगर आपका एनुअल इनकम 2,50,000 क्रॉस नहीं करता, तो आपको गवर्नमेंट को कुछ टैक्स पे नहीं करना है। सिंपल बात है, इवन रिटर्न फाइल भी नहीं करना है। बट अगर आपका इनकम 2,50,000 क्रॉस कर जाए, ठीक है, तो आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा सर। और टैक्स शायद हमेशा आपको अप टू 5 लाख तक तो नो टैक्स एक्चुअली, मतलब ऐसा प्रोविजन है कि 5 लाख तक कुछ भी नहीं देने का जरूरत है, ठीक है? बट वो जो बात है सर, वो लिमिट नहीं हुआ। 5 लाख तक इनकम करने से आपको छूट मिलता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप रिटर्न फाइल नहीं करोगे। 2.5 लाख तक इनकम में नो रिटर्न फाइल, नो टैक्स, बट 2.5 लाख के बाद रिटर्न फाइल करना होगा, मैंडेटरी है सर। समझ में कुछ आया सर?
लिमिट के बारे में, थोड़ा सा टैक्स का नॉलेज। आज पता नहीं क्या दिन था आप लोगों का। হট করে 5 লাখ বলেছিল। हाँ নরমালি তো 5 লাখের নিচে কেউ দেয় না, ওই জন্য ওই সেন্সেই বলেছিল। ना, ये सेंस नहीं चलेगा सर, ये सेंस नहीं चलेगा। রিবেট থাকে অনেক তোমার। हाँ तो वो रिबेट मतलब आपको रिटर्न फाइल करना पड़ रहा है, ठीक है, आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, হ্যাঁ স্যার। रिबेट शो करना पड़ेगा, आपका इनकम टैक्स शो करना पड़ेगा, ठीक রিবেট है। থেকে मात्र 5 লাখের উপরে গেলে 12,500 টাকা। हाँ ठीक है, 5 लाख तक 12,500, 5 लाख से ज्यादा होने से नहीं मिलेगा आपको। 87A में 12,500 का रिबेट जो मिलता है, अगर आपका इनकम अप टू 5 लाख तक रहता है, ठीक है, तो जाके आपको ये रिबेट बेसिकली दिया जाता है, ठीक है सर। अभी टैक्स का चर्चा छोड़ो, ठीक है, मैं बेसिकली आपको एक आइडिया दे दिया कि इनकम टैक्स लायबिलिटी जो है, जब आप इनकम टैक्स पढ़ोगे डिटेल्स में, मजे से पढ़ना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा तो इनकम टैक्स में चलो बात छोड़ दो, तो ये जो बात मैंने आपसे कर लिया, you know every individual has to pay income tax on his income if it exceeds certain minimum limit, but जैसे अर्पिता इनकम टैक्स पढ़ते हैं, अर्पिता तेरे को ये सब बोल देना चाहिए था मेरे साथ साथ। यस सर, ओके। तो कहने का मतलब ये है सर, बट द इनकम टैक्स लायबिलिटी इज नॉट सेटल्ड इमीडिएटली व्हेन वन अर्न्स हिज इनकम। ऐसे नहीं कि आप आज इनकम कर लिया और संगे संग इनकम टैक्स दे दिए, ये बाद में होता है ना सर। The income tax authority settled it some time later, which is technically called assessment year. Then now, how does he record this liability? As per historical cost base, it is recorded at an amount expected to be paid to discharge the liability. मतलब समझाता हूँ सर, देख अर्पिता, आज तो इनकम टैक्स का ही चर्चा हो रहा है। अरे हिस्टोरिकल कॉस्ट समझा रहा हूँ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको एकदम सिस्टम बता रहे हैं सर, हिस्टोरिकल कॉस्ट के हिसाब से। अर्पिता बुझते पाরছিস নিশ্চয়ই বেশি ভালো করে। ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, बिकॉज अर्पिता इनकम टैक्स पढ़ते हैं, इसीलिए मैं थोड़ा अर्पिता का नाम ले लिया। सर असेसमेंट ईयर क्या चल रहा है अर्पिता, अभी करंट असेसमेंट ईयर क्या चल रहा है, जल्दी बोल। 21-22. थैंक यू सर, 21-22 इज द करंट असेसमेंट ईयर, एंड व्हाट इज द प्रीवियस ईयर करेंटली? 2021. 2021, वेरी गुड सर। सर ये व्हाट इज कॉल्ड असेसमेंट ईयर और व्हाट इज कॉल्ड प्रीवियस ईयर? देखो सर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच देखो सर, इनकम टैक्स वाले हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच से ही आपसे टैक्स पेमेंट लेता है सर नॉर्मली, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि असेसमेंट ईयर का मतलब स्नेहाशीष भी बता सकता है मुझे, बिकॉज स्नेहाशीष टैक्स का काम भी करते हैं। स्नेहाशीष असेसमेंट ईयर में क्या करते हैं? टैक्स कैलकुलेशन, है ना, टैक्स कैलकुलेशन एंड पेमेंट, ओके, दिस इज द कॉन्सेप्ट, जनरल कॉन्सेप्ट है कि असेसमेंट ईयर में टैक्स कैलकुलेशन होगा एंड पेमेंट होगा। लेकिन सर ये जो कैलकुलेशन करोगे 21-22 में, टैक्स कैलकुलेशन एंड पेमेंट किसके बेसिस पे करोगे? इनकम कब का होगा? इनकम कब का होगा? प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का। समझ में आ रहा है साहब? इनकम होगा प्रीवियस ईयर का, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा ऐसे समझते हैं कि प्रीवियस ईयर में कमाओ और असेसमेंट ईयर में, हाँ, प्रीवियस ईयर में कमाओ और असेसमेंट ईयर में गवाओ। समझ में आ रहा है साहब? प्रीवियस ईयर में कमाते हैं और असेसमेंट ईयर में गवाते हैं। पर टैक्स का कैलकुलेशन एंड पेमेंट जिस साल करते हैं, ठीक, उसका पिछला साल का रिकॉर्ड देख के ही 20-21 में क्या इनकम करते हो उसके हिसाब से 21-22 में टैक्स का पेमेंट किया जाता है। दिस इज द रूल्स इन जनरल। सर एक एडवांस टैक्स भी होता है सर, एडवांस टैक्स का हिसाब अलग है, उस पर अभी बात नहीं करेंगे। एडवांस टैक्स कंपनी को, जिनका ज्यादा टैक्स अमाउंट होते हैं, उनको देना पड़ता है, ठीक है सर। एडवांस टैक्स में क्या होता है, प्रीवियस ईयर में ही प्रीवियस ईयर का टैक्स पेमेंट होता है, बट उसमें भी हिस्टोरिकल अप्रोच थोड़ा बहुत देखा जाता है, बट थोड़ा अलग है, ठीक है। अभी मैं एडवांस टैक्स में नहीं जाऊंगा, बट जनरल टैक्स में आपको बताता हूँ। जनरली हर एक इंसान को यही पेमेंट करना पड़ता है। आप 2021 में जो कमाते हो असेसमेंट ईयर 21-22 में वो पेमेंट कर दो। जैसे इसके बाद क्या होगा, 21-22 प्रीवियस ईयर हो जाएगा, अब इसके 22-23 आ जाएगा, तो 22-23 जब होगा तो 22-23 हो जाएगा असेसमेंट ईयर, ठीक है, 22-23 हो जाएगा असेसमेंट ईयर एंड 21-22 हो जाएगा प्रीवियस ईयर। फिर 21-22 में जो इनकम करोगे उसका टैक्स पेमेंट करोगे 22-23 में, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा अप्रोच क्या बन गया सर, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बन गया ना सर, कि आप पहले क्या किए हो उसी के बेसिस पे अभी टैक्स पे करो। समझ में आ रहा है सर, हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच, ये भी तो एक वैल्यूएशन अप्रोच है। आपको गवर्नमेंट थोड़ी ना बोल रहे हैं कि भाई आप 2021 में आपने जो इनकम किया
उसको आज के ट्रांसफर करके फिर टैक्स पेमेंट करो, मतलब आज के वैल्यूएशन में ट्रांसफर करके, ऐसा नहीं बोलते इनकम टैक्स वाले। इनकम टैक्स वाले आपको सिंपल बोलते हैं ठीक है 20-21 में जो कमाया उसके हिसाब से, सपोज आपने 20-21 में 12 लाख इनकम किया था, जो मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले दिखा रहा था, से फॉर एग्जांपल यू वांट 12 लाख इन 2021 एंड उसके बेसिस में आपने टैक्स पेमेंट कर दिया 21-22 में। कितना टैक्स पेमेंट किया सर? 1,79,400 व्हेन यू अर्न 12 लाख इन 2021। 2021 में कमाया आपने 12 लाख का, ओके, एंड 21-22 में आपने टैक्स पे कर दिया 179,400। बट दिस होल अप्रोच इज हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच। बोलो सर, बात कुछ पल्ला पड़ रहा है? यस और नो? कुछ सीखने को मिल रहा है सर? बोलो सर, बोलो। आप लोगों का हाँ ना बहुत जरूरी है। बोलो सर, हिस्टोरिकल कॉस्ट कुछ समझ में आया कि नहीं आया? सर सभी को पूछ रहा हूँ, बाकी लोगों का आवाज नहीं आ रहा है मेरे पास। ओके सर। अच्छा, नाउ देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट, करेंट कॉस्ट अप्रोच। सर व्हाट इज दिस करेंट कॉस्ट अप्रोच? चलो फटाफट देख लेते हैं। अब तो थोड़ा सा मतलब फ्लो मिल गया है, अब आराम से आपको एक के बाद एक समझ में आ जाएगा। टेक दैट मिस्टर एक्स परचेज्ड अ मशीन ऑन 1 जनवरी 2011 एट ₹7 लाख। डेट याद रखिएगा, काम आएगा। 1 जनवरी 2011 में मिस्टर एक्स ने एक मशीन परचेज किया, जिस मशीन का भाव कितना था? 7 लाख। ओके, मशीन का दाम था 7 लाख। As per historical cost base, he has to record it at 7 lakh. That is the acquisition price, जिस दाम में उसने परचेज किया था। As on 1/1/2020, 1 जनवरी 2011 से कहाँ चले आए सर? 1 जनवरी 2020 में आ गए। कितना साल बाद? 9 साल मोस्ट प्रोबेबली। अरे कितना दिन बाद आ गए? 9 साल ना? हाँ, 9 years, 9 years almost. As on 1/1/2020, Mr. X found that it would cost 25 lakh to purchase that machine. जो मशीन उसने 2011 में 7 लाख में लिया था, वही मशीन अगर वो आज के डेट में न्यूली परचेज करने जाएगा, ठीक है, तो उसका 25 लाख का दाम पड़ जाएगा। टेक ऑल्सो दैट मिस्टर एक्स टुक ए लोन फ्रॉम ए बैंक एज ऑन, यहाँ पर थोड़ा सा ये हुआ है सर, मैं लिख देता हूँ। 1/1/2011 उसने लोन लिया सर 5 लाख का। कितना लोन लिया? 5 लाख का। 18% पर एनम के हिसाब से, 18% पर एनम, रीपेबल एट द एंड ऑफ 15th ईयर। कितना दिन बाद रीपे करेगा सर? 15 साल बाद। 5 लाख का लोन था उसका, ठीक है, 5 लाख का लोन है, 18% के हिसाब से रीपे करेगा 15th ईयर, ओके, टुगेदर विद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। ध्यान से सुनिए बात को। एज ऑन 1/1/2020, दैट इज 1 जनवरी 2020 को, ओके, एज ऑन 1 जनवरी 2020 द बैंक अनाउंसेस, बैंक ने अनाउंस किया, क्या अनाउंस किया बैंक ने? बैंक ने अनाउंस किया 1% रीपेमेंट पेनल्टी, प्री पेमेंट पेनल्टी। अगर वो जल्दी पेमेंट कर देता है, मतलब 15th ईयर के एंड पे, एट द एंड ऑफ 15th ईयर के एंड पे ही पे करेगा वो, लेकिन अगर वो पहले पेमेंट कर देता है तो फिर उसको 1% प्री पेमेंट पेनल्टी लग जाएगा। बैंक का शर्त है, कंडीशंस है कि आप पहले नहीं पे कर सकते, आपको बाद में पे करना पड़ेगा। अगर आप जल्दी पेमेंट करते हो तो 1% प्री पेमेंट पेनल्टी लग जाएगा ऑन द लोन अमाउंट इफ इट इज पेड विद इन 15 days स्टार्टिंग फ्रॉम दैट डे, ओके। एज पर हिस्टोरिकल कॉस्ट द लायबिलिटी इज रिकॉर्डेड एट 5 लाख, है ना, बिकॉज उसका 5 लाख का लोन है, तो हिस्टोरिकल कॉस्ट के हिसाब से कितना लायबिलिटी है? 5 लाख का। एट द अमाउंट ऑफ प्रोसीड्स रिसीव्ड इन एक्सचेंज फॉर ऑब्लिगेशन एंड एसेट इज रिकॉर्डेड 7 लाख। लोन है 5 लाख का, एट द अमाउंट ऑफ प्रोसीड्स रिसीव्ड इन एक्सचेंज फॉर ऑब्लिगेशन, मतलब लोन के हिसाब से, एंड एसेट का जो रिकॉर्ड उसने करके रखा 1/1/2011 में, दैट इज 7 लाख का। तो अब करेंट कॉस्ट का हिसाब ध्यान से सुनना सर, पूरा केस अगर आपको समझ में आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। नाउ करेंट कॉस्ट गिव्स एज एन अल्टरनेटिव मेजरमेंट बेस। Assets are carried out at the amount of cash or cash equivalent that would have to be paid if the same or an equivalent asset was acquired currently. Liabilities are carried at the undiscounted amount of cash or cash equivalent that would be required to settle obligation currently. So as per current cost base, machine value is 25 lakh while the value of bank loan is 5,05,000. कैसे समझ में आया सर? क्योंकि अगर आज के डेट में वो मशीन परचेस करने जाएगा, वही मशीन, मतलब उसी सेकेंड हैंड मशीन से अगर वो परचेस करने जाता है, मतलब जो मशीन उसने 7 लाख में परचेस किया था, तो करेंट कॉस्ट बता रहा है सर उसका 25 लाख पड़ जाएगा। क्या बोला था यहाँ पर? एज पर हिस्टोरिकल कॉस्ट बेस ही हैज टू रिकॉर्ड 7 लाख, दैट इज दिस एक्विजिशन प्राइस एज ऑन 1/1/2020,
मिस्टर एक्स फाउंड दैट इट वुड कॉस्ट 25 लाख, मतलब ये 7 लाख का जो वैल्यूएशन है सर ना, परचेज मशीन ऑन 1st January 2011 at rupees 7 lakh. As per historical cost base, he has to record it 7 lakh. That is acquisition price as on 1/1/2020. मतलब acquisition किया था पुराने दिनों में, बट 1/1/2020 में वो ये हिसाब कर रहे हैं. तो as on 1/1/2020, Mr. X found that it would cost 25 lakh to purchase that machine. अगर वैसा ही मशीन परचेज करना है तो 25 लाख का हो जाएगा. तो 25 लाख क्या हो गया सर? 25 लाख क्या हो गया सर? करेंट एसेट का वैल्यूएशन. यस और नो? जो 7 लाख का मशीन आपने 11 में परचेज किया था, वही मशीन अगर आज के डेट में आपको परचेज करना है तो 25 लाख पड़ जाएगा. तो आप क्या सिंपल बोलोगे, आपका 25 लाख का करेंट कॉस्ट है. इसमें क्या कोई दिक्कत है क्या इस पॉइंट पे? अरे नो सर. समझ में आया ना सर? सिंपल बात है, करेंट कॉस्ट तो एकदम करेंट कॉस्ट है कि भाई करेंटली इस मशीन को परचेज करने का 25 लाख, तो 25 लाख करेंट कॉस्ट. और साथ में आपको ऑब्लिगेशंस के बारे में बात हो रहा था. आपका नॉर्मली ऑब्लिगेशंस कितना है? 1/1/2011 का 5 लाख, ठीक है. बट अगर आप 15 साल से पहले पेमेंट कर देते हो, ठीक है, तो प्री पेमेंट करने से बैंक आपको क्या बोल रहे हैं कि 1% प्री पेमेंट पेनल्टी ऑन द लोन अमाउंट इफ इट इज पेड विद इन 15 डेज स्टार्टिंग फ्रॉम दैट डे. ठीक है, मतलब 1/1/2020. ठीक है, तो 1/1/2020 के आसपास में अगर वो पेमेंट कर देता है, 11 से 20 9 साल ही हुआ है, लेकिन उसको बोला गया था 15th ईयर के एंड पे पेमेंट करने के लिए, तो प्री पेमेंट कर रहा है, तो 5 लाख का 1% का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 5 लाख का 1% कितना हो जाएगा? 500. 500? अरे 5 5,000 है ना, 5,000. तो फिर अगर वो प्री पेमेंट कर रहा है तो उसका लाइबिलिटी कितना हो गया अभी? 5 लाख की 5,05,000? 5,05,000. 5,05,000. ठीक है, तो आपका करंट लाइबिलिटी हो गया 5,05,000 और आपका करंट एसेट का वैल्यू हो गया 25 लाख. सिंपल है, सिंपल है. ये यहाँ पर वैल्यूएशन क्या हो गया? हिस्टोरिकल पे नहीं हुआ, करेंट कॉस्ट पे हुआ. यहाँ पर केस टू केस मैटर करता है. ठीक है, मतलब वैल्यूएशन करने का अकाउंट्स में कितना तरीका है? देखो, 2 तरीका तो आपको यहीं पर दिख गया. यहाँ पर मशीन का वैल्यू 7 लाख पे नहीं किया गया सर. यहाँ पर मशीन का वैल्यू 7 लाख पे नहीं किया गया, 25 लाख पे किया जा रहा है. और वही लॉजिकल लग रहा है ना सर? यही लॉजिकल लग रहा है. क्या लगता है आप लोगों को कि 7 लाख पे क्यों वैल्यू करेगा, 25 लाख पे वैल्यू करेगा? बिकॉज यही मशीन अगर मार्केट में आज परचेस करने जाओ तो 25 लाख देना पड़ रहा है, तो आपका वैल्यूएशन 25 लाख हो जाएगा, 25 लाख. दिस इज कॉल्ड करेंट कॉस्ट बेस. क्लैरिटी लाया सर? करेंट कॉस्ट बोलो. हिस्टोरिकल कॉस्ट और करेंट कॉस्ट का डिफरेंस समझ में आ रहा है ना सर? ठीक है, सभी अकाउंट्स का वैल्यूएशन है, सभी अकाउंट्स का वैल्यूएशन है, बस डिफरेंट समय में डिफरेंट चीजें यूज करना पड़ता है. ओके, रियलाइजेबल वैल्यू भी देख लो, रियलाइजेबल वैल्यू. ठीक है, ये भी आप लोग करोगे सर जब आप लोग पार्टनरशिप वगैरह में, तो बहुत यूज होता है रियलाइजेबल वैल्यू का कॉन्सेप्ट. कंपनी अकाउंट्स में भी बहुत यूज होता है. तो रियलाइजेबल वैल्यू क्या है? सपोज मिस्टर एक्स फाउंड दैट ही कैन गेट 20 लाख if he would sell the machines purchased on 1/1/2011 paying 7 lakh. जो machines उसने 1/1/2011 में 1st January 2011 में परचेज किया था और उसके लिए उसने कितना पेमेंट किया था? 7 लाख. and which would cost 25 lakh, which would cost 25 lakh in case he would buy it currently. अगर आज के डेट में वो परचेज करने जाए तो उसको 25 लाख का देना पड़ेगा. ठीक है, तो मिस्टर एक्स ने फाउंड किया he can get 20 lakh if he would sell the machine purchased on 1/1/2011. बट अगर परचेस करने जाएगा तो 25 लाख मिलेगा, देना पड़ेगा. ठीक है, टेक ऑल्सो दैट मिस्टर एक्स फाउंड दैट ही हैड नो मनी टू पे ऑफ द बैंक लोन ऑफ 5 लाख. उसके पास पैसा नहीं है 5 लाख का लोन पे करने का. करेंटली उसके पास बैंक लोन पे करने का पैसा नहीं है. तो एज पर रियलाइजेबल वैल्यू, एसेट्स आर कैरिड ऑन द अमाउंट ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट, या तो कैश या फिर कैश इक्विवेलेंट, मतलब जिसको जो कैश नहीं है बट कैश जैसी किसी चीज में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कैश इक्विवेलेंट. ठीक है, कोई स्टॉक वगैरह कुछ भी हो सकता है. तो कैश और कैश इक्विवेलेंट, जैसे डेटर हो गया, स्टॉक हो गया, ये सब कैश इक्विवेलेंट में आ जाता है सर. तो कहने का मतलब है एज पर रियलाइजेबल वैल्यू एसेट्स आर कैरिड एट द अमाउंट ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट दैट कुड करेंटली बी ऑब्टेन्ड बाय सेलिंग द एसेट्स इन एन ऑर्डरली डिस्पोजल. डिस्पोजल मतलब आप जब कोई एसेट को सेल कर देते हो उसको डिस्पोज करना बोलते हैं. ठीक है, हैफर्जर्ड डिस्पोजल में यील्ड समथिंग लेस. अगर आप बहुत जल्दबाजी करोगे
जल्दबाजी करोगे तो शायद आपको पूरा अमाउंट नहीं मिलेगा। हैफाजर्ड मतलब समझ में आ रहा है? से फॉर एग्जांपल आपके पास एक लैपटॉप है, आपको जल्दी पैसा का जरूरत है ना सर? आजकल एक कंपनी है सर मार्केट में, आपका ओल्ड लैपटॉप, ओल्ड फोन, ये सब का एडवर्टाइजमेंट बहुत देख रहा हूँ। नाम है सर कुछ कैसीफाई जैसा, आप लोग भी शायद एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे। अरे देखा है क्या आप लोग? हेलो, तो आप लोग ये वाला एडवर्टाइजमेंट देखा सर? हाँ ना, कुछ तो बोलो। No, नहीं देखा sir. क्या? No, यस sir. सर, नो सर, ओके कोई बात नहीं। बट एक कंपनी आया सर कैसीफाई बोल के, अगर आपका पुराना लैपटॉप सेल करना है, ठीक है, तो आप उसको सेल कर सकते हो। यहाँ पर इनका सॉफ्टवेयर में बिल्डअप हुआ है कि किस मतलब क्या देने से, जैसे मानो आपके पास लेनोवो का लैपटॉप है, कौन सा सीरीज का है आप उसको चूज करो, ठीक है, गेट एग्जैक्ट वैल्यू। देखो सर एक वैल्यूएशन आ गया, तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू के लिए वो क्या करेगा, आपका मशीन ऑन है कि नहीं पूछेगा, जो डेटा आपको देने के लिए बोलेगा वो डेटा आप पुट करोगे तो आपका मशीन का क्या दाम हो सकता है मार्केट में आज के डेट में, वो आपको बता देगा, ठीक है। अब देखो सर जल्दबाजी में क्या होता है, कई बार आपको सही प्राइस नहीं मिलता है ना, तो इसीलिए आप सोच समझ के ही काम करोगे, ठीक है। तो पॉइंट इज वेरी सिंपल, एज पर रियलाइजेबल वैल्यू assets are carried at the amount of cash or cash equivalent that could currently be obtained by selling the asset in an orderly disposal. Haphazard disposal में yield something less, अगर आप जल्दबाजी करोगे कुछ कम मिलेगा। Liabilities are carried at their settlement values, liabilities तो आपको settlement time पे ही करना है, that is the undiscounted amount of cash or cash equivalents expressed to be paid to satisfy the liability on the normal course of business. So the machine should be recorded at rupees 20 lakh, the realizable value in an orderly sale, while the bank loan should be recorded at 5 lakh, the settlement value in the normal course of business. देखो सर इस केस में अलग हो गया, रियलाइजेबल वैल्यू के केस में अलग बात हो गया। रियलाइजेबल वैल्यू में क्या हो गया, आपको मशीन परचेस करना था, अगर आपको मशीन परचेस करना था तो आपको 25 लाख खर्चा करना था, बट अगर आज के डेट में वो 7 लाख वाला मशीन अगर आप सेल करते हो मार्केट में तो आपको 20 लाख मिलता है, ठीक है। तो आप जब रियलाइजेबल वैल्यू करते हो मशीन का, ठीक है, आपका एसेट का क्या वैल्यूएशन है, तो आप क्या सोच रहे हो, 25 लाख सोचोगे कि 20 लाख सोचोगे? 2 मिनट पहले आपने ये वाला हिसाब जब कर रहे थे करेंट कॉस्ट, तब 7 लाख का मशीन अगर मार्केट में परचेस करने जाना है तो आप क्या सोच रहे थे कि यू हैव टू पे 25 लाख, 7 लाख की जगह आपको 25 लाख पे करना पड़ेगा। मतलब जो 7 लाख की मशीन है अगर आज के डेट में परचेस करना है तो आपको 25 लाख पे करना है, तो आपने करंट कॉस्ट क्या मान लिया, 25 लाख। बट जब आपने रियलाइजेबल वैल्यू की तरफ गया तो रियलाइजेबल वैल्यू आपको कुछ और बता रहा है। रियलाइजेबल वैल्यू बोल रही है कि अगर आप आज के डेट में वो 7 लाख वाला मशीन सेल करोगे तो आपको 20 लाख मिलेगा, तो आपका वैल्यूएशन क्या हो जाएगा, 20 लाख की 25 लाख? क्या लग रहा है सर? 20 लाख। 20 लाख सर। 20 लाख ना, समझ में आ रहा है ना? अलग अलग सोच देखो, अलग अलग सोच देख रहे हैं ना सर, ठीक है। ये रियलाइजेबल वैल्यू का सोच है, ठीक है। और लोन का वैल्यू यहाँ पर लोन के बारे में जो था वही रखा है कि अगर आज के डेट में आपको लोन सेटल करना है तो 5 लाख ही करना है, कोई इंटरेस्ट वगैरह ऐसा कुछ दिया नहीं है, तो फिर 5 लाख ही आपको लोन का जो सेटलमेंट है वो 5 लाख में ही होगा, ठीक है। इसी दाम पे आपका लोन का सेटलमेंट है, बिकॉज 5 लाख का लोन है तो बैंक 5 लाख का ही इंटरेस्ट वगैरह लेके 5 लाख बोला था, तो इंटरेस्ट लेके 5 लाख जमा कर देना, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि नहीं? अरे क्या होता है रियलाइजेबल वैल्यू, समझ में आ गया कि जो एसेट आपके पास है उसको अगर मार्केट में सेल करके आपको जो अमाउंट मिलता है दैट इज योर रियलाइजेबल वैल्यू, है ना। चाहे आप हैफाजर्डली करो या फिर जैसे मैं कैसीफाई में बता रहा था, ठीक है, आप फोन कभी एक्सचेंज भी करना तो आपको वैल्यू बताते हैं कि आज के डेट में अगर मेरा लैपटॉप मेरा फोन में अगर एक्सचेंज करने चाहो या फिर मार्केट में सेल करना चाहो तो मेरे को कितना मिल सकता है, तो जो आपको मिल सकता है दैट इज योर रियलाइजेबल वैल्यू, ठीक है। लेकिन अगर सेम काइंड ऑफ लैपटॉप अगर मार्केट से परचेस करना है तो उसका दाम कुछ और ज्यादा हो जाएगा, तो वो आ जाएगा आपका करेंट कॉस्ट मशीन का, ठीक है। तो ऐसा कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है अकाउंटेंसी में कि कभी रियलाइजेबल वैल्यू, कभी हिस्टोरिकल कॉस्ट, कभी करेंट कॉस्ट। चलो अभी बात कर लेते हैं प्रेजेंट वैल्यू पे। किस पे बात करते लेते हैं सर? प्रेजेंट वैल्यू पे। सर व्हाट इज प्रेजेंट वैल्यू हियर? बटाक से ध्यान से देखना सर, सबसे इंटरेस्टिंग है, सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे लॉजिकल, ठीक है। हर चीज का फ्यूचर को आज में कन्वर्ट करना है। ये जब आप लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ोगे, एक्चुअली मैं लास्ट दिन जो स्टॉक का भी बता रहा था ना, स्टॉक एक्चुअली स्टॉक क्लास में बात हो रहा था, ये इसका एक्चुअली ज्यादातर चर्चा होता है सिर्फ फाइनेंस पे,
ठीक है, जब आप लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट का टॉपिक पढ़ोगे इंटरमीडिएट लेवल में, तो मैं फाइनेंस के क्लास में इसका चर्चा ज़्यादा करना पड़ता है, नॉट जस्ट मुझे, जो भी फाइनेंस पढ़ाते हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ये चर्चा बहुत होता है। इसका नाम है सर, ऐसे आप लोग भी पढ़ते हो सर फाउंडेशन लेवल में, मैम आप लोगों को कराते हैं सर, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, करते हो ना? यस सर। अभी मैम चल आप रहा लोगों को कराते हैं, अभी वही चल रहा है। वेरी गुड सर, जरूर करना सर अच्छे से, वो वाला टॉपिक बहुत जरूरी है। और जब आप लोग एफएमबी करोगे ना फ्यूचर में, तो आपको वो वाला टॉपिक बहुत काम आएगा, जो कंपाउंडिंग, डिस्काउंटिंग, एनुइटी के बेसिस में बना हुआ है, और इसका फाइनेंस में यूज गजब यूज है, गजब यूज है। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट एक्चुअली वहीं पर यूज ज्यादा होता है, और बहुत ही जरूरत वाला यूज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो प्रेजेंट वैल्यू क्या है? किसी भी एसेट का जो फ्यूचर वैल्यू है उसको आज भी कन्वर्ट करके सोचना। मतलब आपको कोई बोलता है कि फ्यूचर में आपको 10 लाख मिलेगा अगर आप आज इतना इतना जमा करते हो। कोई इंश्योरेंस कराने के लिए आते हैं, बोलते हैं कि फ्यूचर में इतना मिलेगा, फ्यूचर में उतना मिलेगा। आपको जैसे ही फ्यूचर में बोल देता है 10 लाख मिलेगा, आप सोच लो तो भाई अच्छा है, फ्यूचर में 10 लाख मिलेगा, फ्यूचर में 20 लाख मिलेगा। इंश्योरेंस कंपनीज बताते रहते हैं ना सर, अरे 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, ऐसा टोप डालते हैं। और उसके लिए आज आपको हर महीना 10,000, हर साल में 1 लाख ऐसा करके जमा करना पड़ेगा, ऐसा कुछ आपके सामने बताता रहता है। लेकिन कभी आप उस चीज का प्रेजेंट वैल्यू करके देखे हो कि फ्यूचर में 25 लाख का आज का वैल्यू क्या होगा? मार्केट इन्फ्लेशन भी है, ठीक है। तो अगर आप प्रेजेंट वैल्यू करना सीख जाए ना सर, इसको डिस्काउंटिंग फैक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट में स्टॉक का भी वैल्यूएशन किया जाता है शेयर मार्केट में। गजब कॉन्सेप्ट है, जो आप अगर समझते हो तो बहुत काम आने वाला एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलो अभी बेसिक बात करते हैं। प्रेजेंट वैल्यू, सपोज वी आर टॉकिंग एज ऑन 1/1/2020, हम लोग बात कर रहे हैं 1 जनवरी 2020 को। टेक इट एज टाइम फॉर रेफरेंस, इसको रेफरेंस टाइम मान के चलते हैं। नाउ थिंक द मशीन परचेज्ड बाय मिस्टर एक्स कैन वर्क फॉर अनदर 10 ईयर्स। एक मशीन आप परचेज कर रहे हो जो आपका अगला 10 साल तक चलेगा, एंड इज सपोज टू जनरेट कैश एट द रेट 1 लाख। जो मशीन आपका अगला 10 साल तक चलेगा, वो मशीन आपको कितना कैश जनरेट करके देगा? 1 लाख तक पर annum. Also take the bank loan 5 लाख taken by Mr. X is repaid as on 31/12/2026. इसका एनुअल इंटरेस्ट है 90,000। ओके, बैंक लोन जिसको रीपे करना है 31/12/2026 पे, और एनुअल इंटरेस्ट है 90,000 का। एज पर द प्रेजेंट वैल्यू एन एसेट इज कैरिड एट द प्रेजेंट डिस्काउंटेड वैल्यू। मैं बोल रहा था ना आपको, डिस्काउंटेड वैल्यू में प्रेजेंट वैल्यू होता है। प्रेजेंट डिस्काउंटेड वैल्यू, डिस्काउंटेड क्यों बोलते हैं आगे बात करता हूं। प्रेजेंट डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ द फ्यूचर नेट कैश इनफ्लो, जो पैसा आपका फ्यूचर में आएगा उस पैसे को आपको आज के डेट में डिस्काउंट करके बताना है कि भाई फ्यूचर का पैसे का आज का वैल्यू क्या है। सिंपल बात है, आप खड़े हो 2020 में, 2026 में या 2027 में या 2030 में आपको कुछ अमाउंट मैच्योर होने वाला है, बट वो अमाउंट जो आज आपको बताया जा रहा है, आपको उसका आज, मतलब जो कल मिलेगा उसका आज पता करना है, जो कल मिलेगा उसका आज पता करना है। दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, थोड़ा ट्रिकी है बट इतना भी ट्रिकी नहीं है जो आपको समझ में ना आए। ध्यान से सुनिएगा साहब। Liabilities are carried at the present discounted value of future net cash outflow that are expected to be required to settle liabilities in the normal course of business. Now, ध्यान से सुनना, the term discount, cash inflow and cash outflow need a little elaboration. देखो सर, डिस्काउंट का मतलब, कैश इनफ्लो का मतलब एंड कैश आउटफ्लो का मतलब। ₹100 in hand as on 1/1/2020 is not equivalent to 100 in hand as on 31/12/2020. क्या बोलते हो? साल के स्टार्टिंग में, दैट इज 1 जनवरी 2020 को आपके हाथ में 100 रुपीज था, बट ईयर एंड में आपके हाथ में 100 रुपीज है। क्या लगता है, ईयर के स्टार्टिंग में जो 100 है, ईयर के एंड में भी जो 100 है, क्या वो सेम 100 है या फिर वैल्यू में कुछ गड़ चेंजेस हो सकता है? क्या लगता है आप लोगों को? 1 जनवरी 2020 को जो 100 आपके हाथ में है, 31 दिसंबर 2020 ईयर एंड में, क्या आपका 100 का सेम वैल्यूएशन होगा सर? 1 साल का टाइम गैप हो गया, 1 साल का टाइम गैप हो गया। क्या बोलते हो सब? हाँ, क्या सेम वैल्यूएशन होगा? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। नो सर। क्यों नहीं? सर इन्फ्लेशन हो जाएगा इसलिए, है ना सर। मार्केट में हमारे देश में, इंडिया जैसा कंट्री में, अभी कोविड के बाद तो 7% के आसपास का इन्फ्लेशन है। इन जनरल 2015-16 में 6.5%, 6% के आसपास का इन्फ्लेशन रेट था। ठीक है, ये कैसे पता चलता है इन्फ्लेशन रेट?
बैंक आपको इंटरेस्ट देता है ना एफडी में, ठीक है, बैंक आपको एफडी में जो इंटरेस्ट देता है वो इंटरेस्ट एक्चुअली इन्फ्लेशन बीटिंग इंटरेस्ट है, ठीक है। आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हो, बैंक आपको 6%, 6.5%, 5%, 5.5% का इंटरेस्ट देता है, तो वो इंटरेस्ट एक्चुअली आपको इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए देता है। व्हाट इज इन्फ्लेशन सर? महंगाई, है ना, हर साल चीज़ों का एक दाम बढ़ता है, ठीक है, ओवरऑल होलसेल दाम बढ़ता है सर, होलसेल प्राइस रिटेल प्राइस का इन्फ्लेशन होता है, ये चलता है। स्टैंडर्ड सर इन्फ्लेशन रेट 2 से 2.5% अच्छा होता है, 2.5-3% इन्फ्लेशन रेट बहुत ही अच्छा होता है इकोनॉमी के लिए। नेगेटिव इन्फ्लेशन इज नॉट गुड सर, थोड़ा बहुत महंगाई होना चाहिए, बट 5-6% इट्स ओके, मैनेजेबल, बट नॉट स्टैंडर्ड, ओके, जो हमारे देश में ज्यादातर केस में होता है। 7-8% थोड़ा ज्यादा इन्फ्लेशन है सर, ठीक है। जब भी देखना आपको एफडी में इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि मार्केट में इन्फ्लेशन ज्यादा चल रहा है, ठीक है, तो तभी जाके आप मार्केट को बीट कर सकते हो, बीट तो नहीं कर सकते हो, एटलीस्ट मार्केट के साथ चल सकते हो। तो इसीलिए 2020 के जनवरी में आपके पास जो 100 है, तो 31 दिसंबर को वही 100 आपका 100 नहीं रहेगा, वो अगर मार्केट में 10% इन्फ्लेशन है तो वो 10% में डिस्काउंट हो जाएगा। इसका मतलब 100 का 10% कितना सर? 100 10 रुपया। हाँ 10%, ठीक है। अगर 10% इन्फ्लेशन है, 100 का 10% इज 10 रुपीज, तो इसका वैल्यूएशन कुछ ऐसा हो जाएगा सर, 10% कम हो जाएगा, 90। मतलब 90 रुपीज हो जाएगा, सिंपल बात है। अगर इन्फ्लेशन रेट 8% है तो 100 का वैल्यूएशन 8% में कम हो जाएगा। आप सोच रहे हो कि आप 100 रुपीज ही ले रहे हो, बट वैल्यू कम होने का मतलब ये होता है, आप ऐसे भी सोच सकते हो कि आज 100 रुपए में जो प्रोडक्ट आप परचेस कर सकते थे, कल वही प्रोडक्ट, प्रेजेंटली जो प्रोडक्ट आप 100 रुपए में परचेस कर सकते हो, एक साल बाद 1 ईयर लेटर वही प्रोडक्ट आपको 100 में नहीं मिलेगा सर। इसी को तो महंगाई बोलते हैं। शायद आपको उसके लिए 108 रुपीज खर्चा करना पड़े, शायद आपको उसके लिए 110% खर्चा करना पड़े। क्या रे, ऐसा होता है कि रियलिटी में नहीं होता? यस सर। होता है ना। जो चीज के लिए आप 100 रुपया खर्चा कर रहे हो, उस चीज के लिए आपको 110 खर्चा करना पड़ता है। जैसे इसका एक ग्रेट एग्जांपल मुझे याद आ रहा है सर, जैसे आप कभी पापा को पूछना, माँ को पूछना, या दादा दादी नाना नानी को पूछ सकते हो कि वो आपको बताते हैं कि बचपन में उनको 10% भी मिलता था ना, ₹10, तो खा पी के रेस्टोरेंट में खाना खा के टैक्सी चढ़ के फिर भी उनके पास 5% बच जाता था। आज के डेट में आपको 500 भी दिया जाता है तो भी आप बचा नहीं पाते। अरे कैसे, कहानी सुने हो आप लोग? यस सर। है ना। तो प्रॉब्लम क्या हो गया कि एक जमाने में 10% लेके भी वो लोग 5% बचा लेता था, आज 500% लेके भी आप कुछ नहीं बचा पाते हो। क्या प्रॉब्लम हो गया? इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम हो गया, महंगाई। 50 साल पहले का जो सिस्टम था, 50 इयर्स बैक जो मनी का वैल्यू था, 100 रुपीज का जो वैल्यू था, आज 100 का वो वैल्यू नहीं है। 50 इयर्स बैक 100 रुपीज में जो परचेस करते थे, आज 100 रुपीज में वो चीज नहीं मिलेगा आपको। दिस इज ऑल अबाउट महंगाई, ठीक है। तो यहीं पर प्रेजेंट वैल्यू आपको बहुत हेल्प करता है सर, ठीक है सर, समझ आ रहा है ना? मैम आप लोगों को टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर में इसको और डिटेल्स में समझाते हैं, बट आप बात को अकाउंटिंग वे में समझो कि ये भी वैल्यूएशन करने का एक तरीका है, प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट। तो क्या हो गया सर, ₹100 इन हैंड एज ऑन 1 जनवरी 2020 इज नॉट इक्विवेलेंट टू 100 इन हैंड एज ऑन 31/12/2020. There is a time gap of 1 year. If Mr. X had 100 rupees as on 1/1/2020, he could use it at that time. If he received it only 31/12/2020, he had to sacrifice his use for a year. The value of this sacrifice is called the time value of money. ये जो आप सैक्रिफाइस कर लिए ना, अगर आपके पास पैसा नहीं था तो वो जो सैक्रिफाइस आपने किया, अगर आपने किसी जगह में इन्वेस्ट कर लिया था तो आपको कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड टाइम वैल्यू ऑफ मनी। एक साल के गैप में टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मिस्टर एक्स वुड सैक्रिफाइस, दैट इज ही वुड एग्री टू टेक मनी ऑन 31/12/2020, कि वो ये बोल सकते कि नहीं, मैं 31 दिसंबर में जाके पैसा लूंगा। इफ ही हैड बीन कंपेंसेटेड फॉर द सैक्रिफाइस, जैसे बैंक में हम पैसा रखते हैं, क्यों, क्या करते हैं, बैंक में पैसा रख के हम आज का कंजम्पशन को सैक्रिफाइस करते हैं, तो जाके बैंक हमें क्या करता है, इंटरेस्ट देता है ना सर। हम बैंक में आज आप जाके बैंक में 10,000 जमा कर दिए और आप सोच रहे हो बैंक आपको 6% तो इंटरेस्ट दे ही देगा। अरे एफडी कर रहे हो आप 1 साल 2 साल के लिए, तो बैंक आपको इंटरेस्ट क्यों देता है सर? बिकॉज आज आपने, आप क्यों डिमांड करते हो? बिकॉज आप सैक्रिफाइस कर दिया आज का कंजम्पशन।
आप 10,000 का कंजम्पशन सेक्रीफाइस कर दिया आपका, आप कुछ खरीद सकते थे, आप कुछ भी कर सकते थे, लेकिन आपने सेक्रीफाइस करके बैंक में जमा कर दिया। आपका आज का कंजम्पशन सेक्रीफाइस करके आज ने आपने बैंक को पैसा जमा कर दिया और 1 साल के लिए 2 साल के लिए पैसा को रख दिया, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी कुछ तो होगा, इसके लिए बैंक आपको कुछ पे करता है और वो पैसा बैंक मार्केट में लोन देके वो कमा लेते हैं। सिंपल है ना बैंकिंग का सिस्टम। अरे आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी सोच रहे हो, सेक्रीफाइस करके थोड़ा बचा रहे हो और वो भी अपना इन्वेस्टमेंट करके कमा रहे। क्या रे, कुछ बात समझ में आ रहा है या दिमाग के सब ऊपर से जा रहा है? Yes, sir. Mr. X would sacrifice, that is, he would agree to take money on 31st December 2020 if he had been compensated for the sacrifice. अगर उनको इंटरेस्ट दिया जाए, compensate मतलब क्या, इंटरेस्ट वगैरह। So a rational man will never exchange rupees 100 as on 1/1/20। अगर आप एक rational मतलब लॉजिकल बंदा हो तो 1 जनवरी में 100 और 31 दिसंबर में 200 सेम नहीं है। वो जरूर एक 10 रुपया ज्यादा मांगेगा, जरूर 8 रुपया ज्यादा मांगेगा, ठीक है। विथ 100 टू बी रिसीव्ड ऑन 31/12/2020। अगर 1 जनवरी का जो 100 है वो 2020 का मतलब 31 दिसंबर का 100 सेम नहीं है। Then 100 of 1/1/2020 is not equivalent to 100 of 31st December 2020. To make the money receivable at a future date equal with money of the present date, it is to be devalued. इसको वैल्यूएशन डिवैल्यू करना पड़ेगा। मतलब 100 का वैल्यू क्या हो जा रहा है सर? 100 का वैल्यू जब 1 साल बाद 10% में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि गिर रहा है? अरे बढ़ रहा है कि गिर रहा है? हाँ सर, डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है वैल्यू? 100 प्रेजेंटली आज 100 है, फ्यूचर में 1 साल बाद 10% में डिक्रीज कर रहा है कि इंक्रीज कर रहा है वैल्यूएशन? इंक्रीज कर रहा है। आज का जो 100 है, नेक्स्ट ईयर आपको 100% क्या सेम वैल्यू लगेगा? अगर आपको कोई बोले नेक्स्ट ईयर आपको 100 दिया जाए, आज 100 के बदले नेक्स्ट ईयर 100, मतलब आपको आज मिलना था तो आप बोले नहीं आज नहीं, मतलब वो बोलते हैं कि ठीक है एक काम कर, तेरे को साल के एंड पे 100 देते हैं, तो मान जाओगे क्या? नो 100 सर, में तो क्या हो, क्यों नहीं मानोगे? बिकॉज मतलब बढ़ गया है सर इंटरेस्ट बढ़ गया, मतलब मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ गया है ना। तो ये 10% में एक्चुअली 100 का 100 रुपया 10% में क्या हो गया, डी वैल्यू हो गया, डीवैल्यूएशन हो गया सर। यही तो होता है, तभी तो आप आज बैंक में 10,000 जमा करके बैंक को क्या बोलते हो कि ज्यादा देना इंटरेस्ट के साथ, कम से कम 600% ज्यादा दे देना। हाँ सर, 1 साल में तो भी मान जाऊंगा। To make the money receivable at future date equal with money of the present date, it is to be devalued. Such devaluation is called discounting of future money. ये जो devaluation हुआ ना सर, इसी को बोलते हैं discounting of future money. Discounting of future money. ठीक है, बात समझ में आ रहा है सर? यहाँ पर एक फॉर्मूला है, ऐसे ये फॉर्मूला को मैं आपको 2 एग्जाम्पल से समझा सकता हूँ। ऐसे फॉर्मूला एक बार देख लो, ठीक है। डिस्काउंटिंग कंपाउंडिंग का फॉर्मूला है, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप लोग बचपन में भी जानते हो और आज भी जानते होंगे, बट आज यहाँ पर आपको अकाउंट्स एंड फाइनेंस के कॉन्सेप्ट में इसको और डिटेल्स में समझना होगा। ए इक्वल्स टू क्या बता रहा है सर? ए इक्वल्स टू पी इंटू 1 + i होल टू द पावर n। ए फॉर अमाउंट, पी फॉर प्रिंसिपल, आई फॉर इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई 100 एंड n फॉर टाइम। ठीक है, this equation gives the relationship between present money, principal and future money amount. If a, I and n are given to find out p, the equation is to be changed slightly. तो ये वाला इक्वेशंस तो मैं आपको बाद में समझाता हूँ, ये इक्वेशंस तो आपको बाद में समझाता हूँ। ये सारा का सारा प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू आप समझ सकते हो, ठीक है, एज पर दी डेटा गिवन। बट अगर मैं आपको इसको थोड़ा सा सिंपल वे में समझाऊं तो आपको मैं ऐसा समझा सकता हूँ सर। चलो सर, मेरे साथ साथ 2 मिनट में ये क्वेश्चन का जवाब दे दो। चलो सर, फास्ट करना। हाँ, एक ग्राफ की तरह कर लो, ठीक है, एग्जाम्पल है। आज आप यहाँ पर खड़े हो, आपको जाना है फ्यूचर में। आप कहाँ खड़े हो सर? यहाँ पर, ठीक है। आप यहाँ खड़े हो, आपको जाना फ्यूचर में, आपके हाथ में है 5,000 रुपया। कितना है आपके पास? आपके हाथ में है 5,000, ठीक है। तो 5,000 लेके आज खड़े हो, आपको 5 साल बाद 5 years later आपको ये 5 साल का वैल्यू जानना है। कितना साल बाद सर?
5 साल का। इंटरेस्ट रेट मार्केट में है 10%। इंटरेस्ट मार्केट में 10% है, 5,000 रुपये आपके पास है, 5 साल बाद क्या वैल्यूएशन होगा, कंपाउंड करके बताना है आपको। क्या करोगे? कंपाउंड करना है। ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, दिस फॉर्मूला A इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस आई होल टू द पावर n, ठीक है, होल टू द पावर n ऐसा, ठीक है। ऐसा भी कर सकते हो, अगर बिना फॉर्मूला का भी करना चाहते हो तो भी आराम से हो सकता है सर, बिना फॉर्मूला का भी हो सकता है। सर 5,000 आज आपके पास है, आपको जाना है 5 साल बाद, इंटरेस्ट है 10%, तो क्या करना है, 10 डिवाइडेड बाई 100 कर देना है। 10 डिवाइडेड बाई 100 मतलब 10% का मतलब क्या है, इफ यू हैव 1 रुपी इन योर हैंड, इफ यू इन्वेस्ट 10% रेट में, तो आपको कितना मिल जाएगा, 1 टका 10 पैसा, इसलिए +1 कर दिया। 1.1 कुछ समझ में आया सर? 10% इंटरेस्ट में 10% को मैंने तोड़ा, 0.1 आया और उसको +1 कर दिए। मतलब इफ यू इन्वेस्ट इन 10% इंटरेस्ट रेट, तो 1 टका डालने से आपको मिल जाता है 1 टका 10 पैसा। ओके सर, 1 टका डालने से आपको हो जाता है 1 रुपी 10 पैसा, ठीक है। अब इसको मैं क्या करूंगा, कंपाउंड कर दूंगा। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए, ठीक है। तो क्या करना पड़ता है, इनटू काउंट हो जाता है कैलकुलेटर में। आपके घर पे जो कमर्शियल कैलकुलेटर है, यू जस्ट यूज दिस, ओके। तो एक इंटू डाला, ठीक है। अब इसको यूज करना है, फैक्टर करना है, ठीक है। 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, जितना आएगा इंटू कर देना है 5,000। कुछ 8857 आ रहा है, आप लोगों का कितना आ रहा है सर बताओ? एट 8857 या 8052 क्या आया? अरे क्या वैल्यूएशन आया आप लोगों का बताओ ना। 1.1 इंटू 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, इसको इंटू कर देना है 5,000 के साथ, तो आपका हो जाएगा 8052 सर, सॉरी 8052.55 होगा, मैंने थोड़ा ज़्यादा कर दिया था। तो इसको क्या करना है, सिंपल करना है कि आपको पता है 5,000 का वैल्यूएशन, तो 5,000 इंटू 1 प्लस आई होल टू द पावर n, ठीक है, n मतलब 5। तो 5,000 का वैल्यू आपको पता है, और 1 प्लस आई तो मैंने कैलकुलेटर में किया अभी, ठीक है। तो ये करके आपको फैक्टर मिल गया था, आपको मैं फिर से दिखाता हूँ, ठीक है। 1 प्लस आई क्या कैसे आ गया था, 1.1 डिलीट कर देता हूँ, 1.1 एक बार इंटू किया, इंटू काउंट हो जाएगा, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, जो आया इंटू करना है 5,000 के साथ, 8052, ठीक है। बस यही हो जाता है 8052। तो आपको 5 साल बाद मिल जाएगा 8,052, ओके। अब सेम टू सेम कॉन्सेप्ट को आप प्रेजेंट में कन्वर्ट कर सकते हो, सेम स्टोरी है बट थोड़ा अलग लेवल में सोचना है। आपको पता है कि 5 साल बाद आपको 8,052 मिलने वाला है, यू नो दिस, ओके। आप खड़े वहीं पर ही हो, आप खड़े यहीं पर ही हो, बट यू नो कि फ्यूचर में आपको कितना मिलेगा, फ्यूचर में आपको कितना मिलेगा सर, 8,052.55, ठीक है। दिस इज योर नोन पार्ट। इंटरेस्ट 10% चल रहा है, ये भी आपको पता है, बट आपको पता क्या नहीं है कि आज आपको कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, या फिर इसका आज का वैल्यू कितना है। कैलकुलेट करके बता सकते हो सर इसका आज का वैल्यू कितना होगा? इसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करोगे, प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट यूज होगा, डिवाइड कर देना है, ठीक है। मतलब जो भी आपका अमाउंट है, अमाउंट डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई होल टू द पावर n, बस डिवाइड करने से हो जाएगा। अब चलो इसको डिवाइड कर देते हैं। तो कैलकुलेटर में सिंपल करेंगे, कोई फॉर्मूला भी रटने का जरूरत नहीं है, सिंपल करेंगे। देखो ध्यान से देखिएगा सर, ध्यान से देखिएगा। 1.1 परसेंटेज तो वही है, बस मुझे डिवाइड करना है। यहाँ पर क्या करना है, डिवाइड। डिवाइड काउंट नहीं होता है सर, इसलिए आपको 2 बार इक्वल मारना पड़ सकता है, ठीक है। 1 बार हो गया, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, जो अमाउंट आएगा इसको आप इंटू कर दो 8052.55। आया सर 5,000? अरे क्या आप लोगों को दिखाई दिया 5,000 कैसे आया? हाँ, फिर से दिखाता हूँ कैलकुलेटर में, जल्दी देखो। 1 पॉइंट, इसको डिलीट कर देते हैं,
1.1 मतलब 1 टका डालने से 1 टका 10 पैसा, ठीक है। डिवाइड कर दिया एक बार। कैलकुलेटर में क्या होता है ना सर, कई बार एक बार इक्वल नहीं लेता, अगर ले लिया तो ठीक है, ठीक है। तो बस फर्स्ट फैक्टर, ये 1 साल का फैक्टर है, इसको डिस्काउंट फैक्टर बोलते हैं। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, दिस इज कॉल्ड डिस्काउंट फैक्टर या फिर इंटरेस्ट फैक्टर भी बोलते हैं। जो फैक्टर आया इसको इंटू कर दो आपका जो फ्यूचर वैल्यू उसके साथ, तो कितना है 8052, 4999.65 मतलब 5000। वही बात है, कहीं पर थोड़ा फैक्टर में चेंजेस आ गया, वो मैंने 0.55 नहीं दिया था इसीलिए, तो अल्टीमेटली 5000 आ गया ना सर। कि आपको फ्यूचर पता था, फ्यूचर में आपको 5 years लेटर्स आपको कितना मिलने वाला था 8052.55, 8052.55, बट आपको ये नहीं पता था कि इसका आज का वैल्यू कितना है। तो 10% अगर मार्केट में इंटरेस्ट है, मतलब इन्फ्लेशन है, डिस्काउंट रेट भी बोल सकते हो, अगर मार्केट के इंटरेस्ट रेट, डिस्काउंट रेट, इन्फ्लेशन रेट, मार्केट में बैंक का इंटरेस्ट रेट अगर 10% है तो आज का वैल्यूएशन हो जाएगा 5000। डिपेंड करता है मार्केट इंटरेस्ट रेट पे कि आज का वैल्यूएशन क्या होगा। बोलो सर, कुछ समझ में आ रहा है, ये सर नो? हेलो यस सर। आ रहा है ना सर समझ में? बस यहीं पर यही हुआ है। आप लोगों को मैं घर पे काम देता हूँ सब, आप लोग ये जो हिसाब यहाँ पर हुआ है ना सर, 1 लाख वैल्यू का प्रेजेंट वैल्यू, ये खुद से कैलकुलेट करना, जैसे मैंने अभी आपको कैलकुलेट करना सिखाया कॉपी में, और करके आप मुझे बताना कि ये सारा का सारा वैल्यू आपका आ रहा है कि नहीं। अभी मैंने आपको प्रेजेंट वैल्यू सिखाया कैलकुलेट करना, अगर आपको ये सीखने को मिला है, आप फॉर्मूला डाल के भी कर सकते हो, बट बिना फॉर्मूला रटे हुए भी आप कर सकते हो, जो मैंने अभी कैलकुलेटर में जस्ट डायरेक्ट करके दिखाया, ठीक है। तो डिस्काउंट फैक्टर कैलकुलेट करना है और 1 लाख के साथ इंटू करना है, कर लोगे ना, आपको पूरा पता चल जाएगा ये सब वैल्यू कैसे आया है, ये सब वैल्यू कैसे आया है, ये आपको पूरा पता चल जाएगा। ये आपका होमवर्क रहेगा, आपको मुझे कॉपी में करके जैसे मैंने दिखाया अभी, ठीक जैसे मैंने दिखाया आपको इसी तरह से कैलकुलेट करके मेरे को बताना है। फॉर्मूला तो वही वाला है जो फॉर्मूला आपको यहाँ पर शो भी कर रहा है, ठीक है। करोगे ना? अगर ये सीख जाओगे तो फिर नेक्स्ट दिन में बाकी इस पॉइंट पे जो और चर्चा थोड़ा बहुत है मैं करके आपको बताता हूँ कि अल्टीमेटली आपने वैल्यूएशन पे क्या सीखा। ये नोट तो सभी के पास होगा, अगर किसी के पास नहीं है जस्ट मुझे एक पिन कर दो, सर मेरे पास नोट्स नहीं है, तो मैं उनको शेयर कर देता हूँ। ओके सर, सीखने को मिला कुछ? अरे यस सर। अलग अलग प्रिंसिपल्स क्या क्या सीख गए, हिस्टोरिकल कॉस्ट, प्रेजेंट आपका करेंट कॉस्ट, रियलाइजेशन कॉस्ट, और साथ में प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू का कुछ होमवर्क मैंने दिया, नेक्स्ट वीक मैं आपको प्रेजेंट वैल्यू का ये चर्चा, अगर आप लोग मुझे होमवर्क सेंड करते हो तो भी, अदरवाइज मैं इसका डिटेल्स चर्चा करके ये मेजरमेंट कॉन्सेप्ट को खत्म करूंगा और कोई दूसरा न्यू कॉन्सेप्ट आपके साथ स्टार्ट करूंगा, ठीक है सर? यस सर। ओके। और कैलकुलेटर वाला अगर आप लोग भूल जाते हो तो मुझे याद दिलाना, मैं आप लोगों को कैलकुलेटर वाला करके बताऊंगा बाद में, ठीक है। या फिर मैम के क्लास में टीवीएम में मैम को भी पूछ लोगे, मैम भी बता देंगे। ओके सर, कोई सवाल है तो करो, अदरवाइज टाटा सर, इतना ही है आज। कोई क्वेश्चन है क्या किसी का?